Okay, students, now we are going to study the next topic, that is the role of small business and problems faced by small business. Okay. Now is role of small business. Fine. First is it is the maximum contributor in exports and industrial growth. तो सबसे ज़्यादा आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट्स किससे होती है? स्मॉल बिजनेस से होती है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली industrial activities are approximately 95%. और 95% जो बिजनेस है वो स्मॉल स्केल बिजनेस या मीडियम स्केल और माइक्रो स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस हाउसेज हैं, और सिर्फ 5% ऐसे हैं जो लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं. पहली चीज़. ओके, तो दे कंट्रीब्यूट. एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ कितनी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितनी, ये कंट्रीब्यूट करते हैं 40%. तो ये कंपनीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 40% कंट्रीब्यूट करती हैं, और 95% जो बिजनेस या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो किस में होती है? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में. और एक्सपोर्ट्स में कितनी है? एक्सपोर्ट्स की कंट्रीब्यूशन इसकी कितनी है? 45%. तो 45% ये एक्सपोर्ट्स करते हैं, 40% इनकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, और 95% ऑफ पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम में 95% कंट्रीब्यूट इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कहाँ होती है? मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस में होती है. तो ये है. अब दूसरा इसका है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. Okay, so it is the second biggest employment generator in our country after agriculture. It is second biggest employment generator after एग्रीकल्चर. तो एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला है वो क्या है हमारे पास? ये स्मॉल बिजनेस है. बिकॉज इट इन्वॉल्व्स more amount of labor intensive production technique as compared to capital intensive techniques. तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है. फिर आपके पास है अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज
It helps in production of wide variety of goods. I.e., not only provides raw material to big companies, but also provides wide range of consumer goods. Okay, wide range of consumer goods. Okay, क्या क्या हैं? स्टेशनरी, ओके, स्पोर्ट्स, गारमेंट्स, फार्मा, ओके, और आपके पास टेलीविज़न, टीवी, मोबाइल, ओके, लैपटॉप पेरिफेरल्स, तो ये इस तरह से बहुत सारे शूज़ हो गए, लेदर प्रोडक्ट्स, रबर प्रोडक्ट, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, ओके, स्वीटन प्रोडक्ट्स, ओके, and juice making machines, then various other utensils, ये सारा का सारा कहाँ पर बनता है? माइक्रो, स्मॉल या मीडियम स्केल कंपनीज में बनता है। ये कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में नहीं बनते प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये मैक्सिमम प्रोडक्ट सोफिस्टिकेटेड से लेके कंज्यूमर ओरिएंटेड गुड्स जो भी चाहिए वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। इससे इम्पोर्टेंट और बात क्या है, ये रीजनल बैलेंस को बड़ा हेल्प करते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज खड़ी हो जाती हैं कि सारी की सारी फैक्ट्री सूरत में थोड़ा लगा देंगे या बॉम्बे में थोड़ा लगा देंगे या गुजरात के कुछ बड़े बड़े शहरों में जहाँ पोर्ट्स हैं वहाँ थोड़ा लगा देंगे। तो मतलब आपको कंपनीज चाहिए पूरे कंट्री में, फार एंड वाइड पीपल आर रिजाइडिंग। अभी पेंडेमिक हुआ, हैव यू सीन द लॉपसाइडेड डेवलपमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ पेंडेमिक? ये हमारी सरकारों का फेलियर है टोटल। आप ये कह सकते हो टोटल फेलियर है हमारी सरकारों का कि चार बड़े घरानों के काम करते हैं ये, एक टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, जिंदल्स और गोदरेज, ऐसी ऐसी चार बड़ी 10, 15, 20 कंपनीज हैं जिनको सरकार आगे बढ़ाती जा रही है। और लोग उठ उठ के, कोई यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कोई स्टेट नहीं है जो लोग अपनी स्टेट्स छोड़ के कहाँ जा रहे हैं। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई तमिलनाडु जा रहा है, कोई आंध्र प्रदेश जा रहा है, कोई महाराष्ट्र जा रहा है। और जब पेंडेमिक हुआ तो सबको लात मार दी हर स्टेट ने और भागते हुए अपनी स्टेट्स में वापस आए। अगर यही मीडियम माइक जो हम कहते हैं, लुधियाना हमारा हब था इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, जलंधर हमारा हब था इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, फिर बद्दी हमारा हब है फार्मास्यूटिकल का, जलंधर स्पोर्ट्स का हब है, लेदर प्रोडक्ट्स का हब है, लुधियाना स्पेयर पार्ट्स का, साइकिल पार्ट्स का, यूटेंसिल्स का हब है, अमृतसर आपके वूलन गारमेंट्स का हब है। ओके, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, गुरदासपुर हब है। ओके, फिर आपके पास ये पटियाला बहुत बड़ा हब है क्लॉथिंग का। ओके, अम्बाला बहुत बड़ा हब है साइंटिफिक इक्विपमेंट्स का। देन आपके पास पानीपत बहुत बड़ा हब है, सोनीपत बहुत बड़ा हब है।
इन सारे एरियाज़ को गवर्नमेंट्स ने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे एमएसएमई को जो इंसेंटिव्स देकर उनको कंपनीज को इस्टेब्लिश करना चाहिए था, उनकी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करनी चाहिए थी, ऐसे यूपी की हर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में हर कहीं पे परफ्यूम्स बनते हैं, कहीं पे यूटेंसिल्स बनते हैं, कहीं पे ग्लास वर्क है, कहीं पे साड़ी का वर्क है, कहीं पे मैट्रेस का वर्क है। तो जब आप अपने एरियाज़ में एमएसएमई को इम्प्रूव ही नहीं करोगे, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे, सारा का सारा लॉप साइडेड कहाँ कर दिया, जहाँ पोर्ट्स हैं, शिपिंग पोर्ट्स हैं, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकता है, वहाँ सारा का सारा हब क्रिएट कर दिया। तो लोग उठ उठ के वहाँ जा रहे हैं। तो रीजनल इम्बैलेंस देखो, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश गरीब होते चले गए स्टेट्स, उड़ीसा मिनरल रिच स्टेट्स हैं, ये झारखंड, छत्तीसगढ़ मिनरल रिच स्टेट्स हैं, यहाँ से मिनरल निकाल निकाल के दूसरी स्टेट्स में लेके जा रहे हैं, और इन स्टेट्स के लोगों के पास ना तो जॉब्स हैं, ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ना इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो रही है, एंड दैट इज़ इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ, एजुकेशन एंड वेरियस अदर फैसिलिटीज़। तो अगर एमएसएमई को इन सारे एरियाज़ में इक्वली स्प्रेड किया होता गवर्नमेंट्स ने, नॉट ओनली ऑफ वन गवर्नमेंट, एवरी अदर गवर्नमेंट इज ए फेलियर इन दिस केस, अगर इन्होंने ये काम किया होता तो आज की डेट में पीपल वुड नॉट हैव बीन रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर सर्च ऑफ जॉब्स, कि हाँ जी जॉब निकली है हरियाणा में तो पता नहीं कहाँ कहाँ से भागता हुआ आता है एम्प्लॉई, ओके, अगर जॉब निकली है पंजाब में, कहाँ कहाँ से लोग भागते हुए आते हैं। तो अपनी अपनी स्टेट्स में अगर आपने एमएसएमई को प्रॉपर्ली डेवलप किया होता तो हर एक के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और रीजनल इम्बैलेंस के कुछ स्टेट्स तो बहुत रिच हो गई और कुछ बहुत ज़्यादा गरीब हो गई, तो ये इम्बैलेंस नहीं क्रिएट होता। दैट इज़ दी अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट विच एमएसएमईज प्रोवाइड टू द इकोनॉमी। ओके, इसके आगे एक हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अब आजकल हम बड़ा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेड इन इंडिया, इस पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। अगर हमने एमएसएमईज को अच्छे से ग्रो अप करवाया होता तो क्या हमें स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और क्या कहते हैं स्टैंड अप इंडिया, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सारे एक तरह से जस्ट एक रिफाइंड नेम है, बस एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लो। वैसे क्या है कि एमएसएमई के ऊपर आपने अपना फोकस किया होता तो आज आपके पास इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स होते। एंटरप्रेन्योरशिप को आप इंसेंटिवाइज नहीं कर पाए हो आज तक, एंड एमएसएमई इज an opportunity to incentivize, to create more and more business opportunities, businessmen, so that there are number of business organizations available in the country, and they are contributing towards the growth of the economy, GDP growth, economic growth, exports की growth एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी इंसेंटिवाइज करता है एमएसएमई। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ी कंपनी खड़ी कर सके, बट वो छोटी कंपनी तो खड़ी कर सकता है, और वो जो छोटी कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं उस एस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। तो एमएसएमई इज गिविंग इंसेंटिव्स टू इस्टेब्लिश more and more business undertakings, and that is pushing entrepreneurship into the system, creating the love for business minded attitude towards the in the economy। तो ये MSME का काम है। तो it helps in establishing attitude, positive attitude towards entrepreneurship। Okay, then next is
लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों है? एक तो इसमें टेक्नोलॉजी इंडिजिनस होती है, लेबर इंटेंसिव होती है, ओके, और जो आउटपुट होती है वो और या जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो जाते हैं बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड इन ए लिमिटेड अमाउंट। अगर यही बड़ी कंपनी में जाओगे तो बड़ी कंपनी में जब तक प्लांट पूरी तरीके से नहीं चलेगा उसकी कॉस्ट इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएंगी, लार्जर इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं आएंगी, उसका रिज़ल्ट आपको नेगेटिव मिलेगा, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज उसमें प्लांट का खर्चा, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, जो एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आते हैं उसका खर्चा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो उसके अंदर कॉस्ट को ऐड ऑन करते हैं। जबकि यहाँ इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी है, बहुत छोटा सा प्लांट लगाना है आपको, बहुत कम रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव स्किल्स नहीं चाहिए टू कैरी आउट द प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, गुड क्वालिटी गुड्स एट लोअर कॉस्ट एज कम्पेयर टू द गुड्स which are being produced by big companies which can't cut down the cost unless until their resources are being utilized to the fullest extent। जो आज की डेट में अगर पेंडेमिक की सिचुएशन देखें तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है या बहुत लो जानी शुरू हो गई है। तो जब तक प्लांट पूरी तरीके से नहीं चलेगा, जिस प्लांट में आपकी डेली की प्रोडक्शन 10 लाख यूनिट्स की है और अगर उसकी प्रोडक्शन 3 लाख यूनिट्स तक रह गई है या 4 लाख यूनिट्स तक रह गई है, 40 to 50% रह गई है, तो जो 50% उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है वो आइडल जा रहा है, एंड दैट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, एनर्जीज एंड द वर्किंग ऑफ द प्लांट और द ह्यूमन रिसोर्स adds into the cost of production, which is not possible in case of the small scale companies, जहाँ आपकी अगर डिमांड कम भी हो गई तो बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं होती है अचानक से, एंड thus it helps them to carry out their production activities and the cost is being maintained at a lower side as compared to the capital intensive companies, where unless until the production is being carried out at fuller levels the cost of production will not be reduced। okay, तो ये एक another important aspect है। okay, तो रनिंग कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली बहुत कम होती है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, okay, as compared to the large companies where you have to have full scale production, then only running cost can be reduced to the lowest levels। Another is quick decision making। Here there is a direct control of the owner over the activities of the business, and they can decide what they have to decide within the shortest possible time period, whereas in case of large companies they have to consult with each other, with the various stakeholders, after they have agreed to a point then only they can take decisions। so decision making in case of small and medium companies is comparatively faster enough because they are in the direct command or control of the ownership of the business, and they know what to do at what point of time and what not to do, whereas in case of big companies they have to consult with the various stakeholders, only then the decision can be taken। that is the another important benefit of this। then suitable for customized products। So the big companies are generally producing a standardized product, उसी में उनको फ़ायदा होता है, उसी में उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है। जबकि यहाँ क्या है कि मान लीजिए कि आपको एक डेनिम लेनी है, एक टेलर तो आपके हिसाब से स्टिच कर देगा, या बुटीक है वो आपके हिसाब से आपके ड्रेस को स्टिच कर देगा, बट अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी से प्रोडक्ट लेते हो तो दे हैव सर्टेन स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड एंड देन the product is being produced according to that standards।
चाहे वो आपको पूरी तरह से फिट आए या ना आए। मतलब क्लोथिंग में आपके साइजेस कुछ भी हो सकते हैं, बट एक स्टैंडर्ड साइज से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है, एंड दैट इज बीइंग इंट्रोड्यूस, दैट इज ओनली हेल्पिंग द बिग कंपनीज टू अर्न बेटर। But if they go for customize, that is not possible in case of the big companies. It is possible only for the small company. Like अगर आपको इन हाउस एयर कंडीशनिंग करवानी है, तो हर रूम के हिसाब से, हर बिल्डिंग के हिसाब से आपको पूरी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही एयर कंडीशनिंग करने का मौका करवानी पड़ेगी, एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ मीडियम एंड स्मॉल स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, whereas the other big companies, they are selling you standardized air conditioner of 1 ton, 1.5 ton, 2 ton, split AC, window AC with various features they have explained. They are selling you that customized product, and they can't, they standardized product, but they can't customize the product as per your requirement. तो अगर आपको कस्टमाइज करवाना है अपना प्रोडक्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मान लीजिए आपको अपनी गाड़ी को कस्टमाइज कराना है, तो उसमें चेंजेस करवाने हैं, तो आपको जो गाड़ी मिलेगी कंपनी से वो तो एक स्टैंडर्ड साइज मिलेगा, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, बट यू गो टू दिलीप छाबड़िया लाइक कंपनीज विच आर इनटू द बिजनेस ऑफ कस्टमाइजिंग the vehicle, they will modify your whole vehicle into a newer version, and thus will provide you. So that is the difference between the big company and medium, small and medium enterprises. Okay. Another important thing is there is a personal contact. Okay. There is a one-to-one contact between the owner and the purchaser, or the party who has asked for the products. Okay, जो supplier है, जैसे मतलब distributor है. For example, there is a company like Microtech. They can't sell their TVs because demand for Microtech is not there, or some other companies. So they approached a distributor who is having good status in the market, and they told them, okay, we are into the business of smart TVs, but our brand is not being accepted by people. If you help us, we will provide you benefits as per the agreement. So यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर और मीडियम स्केल कंपनी है, उनकी आपस में 1-to-1 इंटरेक्शन हुई है. अब यहाँ जब डिस्ट्रीब्यूटर जोमी का है या एमआई का है या वन प्लस का है, उसके बीच में और कंपनी के बीच में कोई डीलिंग नहीं होती. वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दिया उन्होंने, एडवर्टाइज कर दिया प्रोडक्ट, मार्केट में ब्रांड इस्टेब्लिश कर दिया कि नोटबुक आ गई है एमआई की, नाउ यू कैन बाय इट. So they have already established a brand, and they are advertising that aggressively, that they do not contact with the customer, with the distributor or the suppliers as to what type of product is actually in demand in the market. But medium scale, small scale और micro जो companies हैं, वो discuss करती हैं अपने suppliers से for the product into the market, and then only they produce the product. तो यहाँ पे personal contact होता है between the distributor and the producer. Okay, तो ये तो है small business के role. अब रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल एरियाज क्या है? सबसे पहला रोल क्या है कि एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. विलेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्रीज जो हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, वो विलेज में ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है या विलेज के आसपास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है. दस इट इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज साइड, ओके, और रूरल साइड. Second is it stops migration of the individuals from village to urban areas. If we are not focusing our development of we are not focusing on starting certain companies in rural areas, then more and more people will sell off their lands and will move into the cities, and cities will get overcrowded. Okay, so if you want that cities need to be less under stress or less crowded, then it is very important for us that we need to create employment opportunities or business opportunities in the rural background,
where they get their opportunities, job opportunities as per their skill level, and thus it stops the migration, it reduces the burden on urban infrastructure, and it improves the infrastructure of rural areas and helps in growth of rural areas also. फिर है तीसरा, इट इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशन, वी हैव डिस्कस दैट, एंड रूरल डेवलपमेंट, के रूरल डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब वहाँ लोग रहेंगे, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ होंगी, वहाँ पे उनकी अर्निंग कैपेसिटीज इंप्रूव होगी. व्हेन देयर अर्निंग कैपेसिटीज विल इंप्रूव, दे विल डिमांड फॉर बेटर हेल्थ सर्विसेज इन रूरल एरियाज, नियरर टू रूरल एरियाज, educational services, recreational facilities, and various other good road infrastructure, good shopping infrastructure, various other things will be asked by them there only or in vicinity to their villages, and that is helping in the growth and development of the rural infrastructure. तो इसलिए स्मॉल स्केल बिजनेस ही वहाँ जाके हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो इजीली मूव कर सकता है फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया, बट बिग इंडस्ट्रीज ये काम नहीं कर सकते हैं. सो फोकस शुड बी ऑन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज. ओके, अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस. हाँ जी, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस. व्हाट इज द प्रॉब्लम? फर्स्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्मॉल बिजनेस इज शॉर्टेज ऑफ फंड्स. Money is not easily available to them. Either they are investing out of their own funds, or they are taking it from their relative, friends, or money lenders at a higher rate of interest, which makes their company unviable. तो जो ये फंडिंग का सिस्टम है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है. गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट किया हुआ है जहां इनको इजी लोन्स अवेलेबल हों एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, so that they can carry out their business activities flawlessly, smoothly and actively, and can contribute into the economic growth of the nation. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इनके पास कोलेट्रल नहीं होता और इनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत कम होती है, बिकॉज फेलियर सक्सेस में इनके पास फंड्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, एंड दैट लीड्स टू ए प्रॉब्लम दैट दे don't have the opportunity to raise sufficient amount of funds to exploit any opportunity which they feel is available at a particular point of time. Okay, तो ये जो aspect है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि फंड्स अवेलेबल नहीं है with the small and medium companies. Okay, and the fund which is available, that is available at a very higher rate of interest, जो इनकी कंपनी को अनवायबल, अनसूटेबल बना देता है. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम इनको क्या आ रही है? शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल. The raw material required for carrying out the production activities is not easily available. अगर अवेलेबल होता है तो बहुत पुअर क्वालिटी का अवेलेबल होता है, और अगर अवेलेबल हो भी जाता है तो बहुत कम अमाउंट में होता है, जिससे उनकी एफिशिएंसी नहीं आती है. मान लीजिए मेरे को प्रोडक्शन करनी है अभी प्रोडक्ट्स की, फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, ओके, और मेरे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या अवेलेबल है तो बहुत बुरा रॉ मटेरियल है जिससे मेरी क्वालिटी सफ़र करती है, या फिर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट ही बहुत कम रॉ मटेरियल का मिलता है, बिकॉज जो बिग कंपनीज हैं दे टेक अवे द ह्यूज लॉट ऑफ रॉ मटेरियल, एंड इवन इफ दे आर हैविंग
they, even if they don't require it, they put hurdles or barriers towards the availability of the raw material, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि these companies, these small companies are facing are putting in tough competition and they will snatch away the market share. So उनको block करने के लिए they buy huge contracts though they are not in need of that, as a result of which these companies are actually not having the required amount of raw material, required quality of raw material, which leads to the problem for production, the cost and the quality. ये सारे problems इनको face करने पड़ते हैं. तीसरी important problem is lack of managerial skill. These companies are being managed by a single proprietor or a partnership, and they are having limited knowledge about the technical knowledge about the skills required, the how to do the data analysis, the presentation skills are poor, their communication skills are poor, their management of the funds is poor, because they are not formally trained to handle all these aspects. They are informally trained, and they, by through hit and trial method, they have learned the skills and they are implementing those skills, but they are not aware about what future changes are going to happen into a particular business field in which they are carrying out, whereas the big corporations or the big companies can employ the people with large or with big salaries who are formally trained, who have the skills to understand, to analyze the data and provide the information to the management that which new product will be required in the market, how much it will be required, at by what time, at what price it should be introduced, so that more and more customer can buy that particular product. But that skill of professional skill is not available with the management of small companies or medium companies, because they don't have that much amount of money to pay to the professional managers to work for them, and that is the another problem why the medium scale or small scale companies can't grow easily. They can't outsmart the big companies, or they find problems with respect to legal aspects or financial aspects or technical aspects. So that is because they don't have professional management available with them, okay, because they don't have the financial capacity to pay money to hire those financial those management professionals, okay. तो ये एक प्रॉब्लम है. फिर है इनकम्पिटेंट लेबर. The labor which is being employed by them is not highly skilled. They are semi-skilled or they are average skilled. But when they start doing work with these medium scale companies, they start learning skills. And by the time they have learned the skills and have become efficient, at that point of time a big company hires them out of this small company, and the small company is still left with the unskilled or semi-skilled labor, which causes losses to those small companies. Thus, there is a problem that the big companies take away the skilled professional from these medium scale or MSME companies, and thus leaving them with the staff or with the employees who are incompetent to handle things. And that is where the problem lies with the small scale companies, कि इनके पास स्किल्ड लेबर ही अवेलेबल नहीं रहती है. जैसे जैसे वो स्किल होती जाती है, वो बड़ी कंपनीज और जो ज़्यादा पैसा दे सकते हैं वो कंपनीज उनको बाय आउट कर लेती हैं, और जो छोटी कंपनी है जिसके पास पैसा नहीं है, दे आर अगेन लेफ्ट विद द अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर, विच इज़ कॉजिंग लॉसेस टू देम बिकॉज द प्रोडक्शन activities are not done at the full levels, and moreover the efficiency and effectiveness is not
available in those companies in the production or management of the raw material or financial resources, that is causing losses to these companies. तो inefficient या incompetent workforce है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसके साथ. फिर एक इसके साथ प्रॉब्लम है मार्केटिंग प्रॉब्लम. These companies don't have the capacity to market their product. चाहे बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया हो और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, बट आपको पता ही नहीं लगेगा इस प्रोडक्ट का, क्योंकि उनके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटीज ही नहीं है that they can advertise their product and make people aware that there is a product in the market which is competitive as compared to the other products and it provides the better facilities as compared to the other products. तो ये एक और प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है small scale companies को, whereas the large scale companies, though they might not have produced a good quality product comparative to a small company, but because of the advertisement campaign they will outsmart the small company and they will sell a slightly under quality or less qualitative product to the consumer as compared to the medium scale or small scale business which is having better quality product, but because of lack of marketing support they can't advertise their product and they can't sell it easily in the market. That is the another problem being faced by the small business organizations. Okay, another is low quality products. Low quality product is the another problem being faced by them. So why the quality of products is low? Because first thing, they have incompetent labor. Secondly, they don't have the good quality or sufficient amount of raw material available. Thirdly, they are using indigenous techniques. And fourthly, they don't have regular power supply or the financial support. So all these factors are making an impact on to the quality of the goods, where the goods are being produced on the older technology by semi-skilled people. They are thus impacting the quality of the goods as compared to the big companies who are producing goods with highly trained staff and highly sophisticated machines. So, and that is being operated to the fullest capacity. That's why they have better quality as compared to the small companies. Okay, तो यहीं पे हमने क्या डिस्कस कर लिया, outdated technologies. Then there is sickness. Another problem is sickness. These companies are sick in the nature because of the internal and external problem. Internal problems क्या हैं इनके पास, कि lack of skilled labor है, poor managerial skills हैं, okay, और external problems क्या है कि इनकी payments time पे नहीं आती हैं, delayed payments हो रही हैं इनकी, ओके, रॉ मटेरियल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, और फिर आपके पास वर्किंग कैपिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है, डिमांड नहीं है. तो ये सारे एस्पेक्ट्स क्या है, ऐड ऑन होते चले जाते हैं एंड दे इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द कंपनी, दस मेक्स इट सिक मतलब अनप्रॉफिटेबल टू ऑपरेट, and finally company has to throw down its shutter and close down the companies. तो ये sickness की problem बहुत ज़्यादा face कर रही हैं small and medium companies. Okay, then there is global competition. Now another important problem is that you have to face tough competition not only from the large companies within the country, but also MNCs from outside the country who have the best of the technology skills, managerial skills, technical skills, raw material, machinery and financial support available with them, and then they have various ISO certifications are there
only when you qualify those certification, then only you can sell those the product through those MNCs. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं कि MNCs का भी प्रेशर आ रहा है, सिर्फ लार्ज और मीडियम कंपनीज का ही प्रेशर नहीं है स्मॉल और माइक्रो कंपनीज पे, बट MNCs का भी है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजरियल स्किल्स हैं, efficiency है, so they are having the rules in the rules working in favor of them, thus they are in a very profitable situation, in a very favorable situation as compared to the small and medium companies, as a result of which these companies have to face tough competition from these MNCs too. तो ये सारे aspects हैं, ये सारे areas हैं जो स्मॉल बिजनेस की प्रॉब्लम्स हैं, रोल्स हैं। अब हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ स्मॉल बिजनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, यहाँ सबसे पहले हमारे पास है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फर्स्ट किसके अंदर काम करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ MSME। मिस्टर गडकरी इज the person responsible for this ministry। MSME, micro small and medium enterprises are there which are responsible for this। okay, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक नोडल सेंटर क्रिएट कर दिया है फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंट्रल एजेंसीज फॉर प्रमोशन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। मतलब एक नोडल सेंटर क्रिएट कर दिया और एक पॉलिसी फॉर्मुलेट की है विद द हेल्प ऑफ विच दीज कंपनीज कैन बी प्रमोटेड। ओके, डेवलपमेंट हो सकती हो, एंड फॉर दिस दे हैव एस्टैब्लिश्ड ए ऑफिस विच इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर इज देयर और सीडो इज देयर which is being established, and this is also known as Office of Development Commissioner। This is also known as Office of Development Commissioner, who is responsible for implementation of the policies or coordination between different departments so that the policy which has been formulated can be easily implemented। okay, or this ministry designs the policies, programs and schemes। okay, this ministry designs the policies, programs and schemes for वर्किंग। ओके, तो जो भी MSME के लिए काम करना है उनकी ग्रोथ के लिए, तो ये वर्किंग एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल कंपनी एंड ग्रोथ ऑफ स्मॉल कंपनीज, तो ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा। एंड NSIC एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन। NSIC is a National Small Industrial Corporation। ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है that has been providing the support। okay, this organization provides marketing support to whom? To small and medium companies। ओके, तो ये आपके पास है। ओके, फिर है इसके बाद आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ
एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्रीज। दूसरा सेटअप क्या है आपके पास, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री। ये आपके पास एक और इंडस्ट्री है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें सबसे पहले है आपके पास KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, ओके, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना को इम्प्लीमेंट करवाता है। ओके, प्रधानमंत्री रोजगार योजना को ये इम्प्लीमेंट करवा रहा है। एंड दीज में इंक्लूड micro, it may include micro as well as tiny industries. Okay, KVIC is responsible for implementation of प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है विलेजेस में और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ करती है। और ये दोनों मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं एंड प्रमोट करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को थ्रू डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स। ओके, ये स्टेट गवर्नमेंट के साथ करती हैं और इनको एग्जीक्यूट करते हैं किसके थ्रू, एक ऑफिस और बनाया हुआ है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन है, उसके थ्रू क्या कहते हैं जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कोऑर्डिनेट करती हैं, उसको प्रमोट करती हैं। ये सारा काम है आपके पास इन दो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स का। ओके जी, अब हमारे पास एक रह गया इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रह गई है DIC और NIC, विच वी विल फिनिश अप इन द लास्ट लेक्चर, एंड दैट इज ऑल विद दिस लेक्चर।